दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या है भाई? ये बेडरॉक है किसका? राइट टू इक्वलिटी का। मतलब ये फाउंडेशन क्रिएट करता है राइट टू इक्वलिटी के लिए। फंडामेंटल राइट है ना राइट टू इक्वलिटी। जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अंदर 5 आर्टिकल आते हैं। बताना कौन कौन से? मैं बताता हूँ चलो। 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ये 5 आर्टिकल मिलाकर राइट टू इक्वलिटी बनाते हैं। लेकिन इनका फाउंडेशन कौन क्रिएट करता है? आर्टिकल 14 क्रिएट करता है। ठीक है, इट गारंटीज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हर किसी को क्या प्रोवाइड करेगा? पर्सन है ना। भारत में पर्सन मतलब समझ रहे हो? सिटीजन और फॉरेनर दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। अगर सिटीजन लिखना होगा ना सिर्फ नागरिकों के लिए होगा तो सिटीजन शब्द का प्रयोग करेंगे संविधान के अंदर, और वैसे अगर सबके लिए होगा तो पर्सन शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं आर्टिकल 14 में। पहला क्या लिखा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ से लिए गए? एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ हैं। ठीक है, उन्होंने एक दिया था कॉन्सेप्ट दिया था एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, कि रूल किसका होना चाहिए? शासन किसका होना चाहिए? संविधान का, लॉ का शासन होना चाहिए, किसी किंग का, किसी पर्सन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 उसमें कॉन्सेप्ट थे, 2 जो भारत में अप्लाई होते हैं और 1 भारत अप्लाई नहीं करता है अपने में। ठीक है, पहला क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तीसरा प्रीमेसी टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल। भारत में है प्रीमेसी टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो राइट टू प्रॉपर्टी थी ना उसे हटाकर हमने क्या बना दिया गया है? उसे लीगल राइट बना दिया गया है ना। पहले फंडामेंटल राइट था, अब क्या बना दिया है? लीगल राइट बना दिया, सिंपल। अब देख लेते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को। इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है कि भाई एविडाइसी ने दिया था, वही देख लिया, रूल ऑफ लॉ के अंडर दिया था। और क्या है? ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ बता दिया अपन ने। ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कहता है कि भाई किसी को भी ना स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। मतलब लॉ के आगे सभी लोग बराबर हैं। समझ रहे हो? लॉ के आगे सभी लोग बराबर हैं, चाहे अमीर गरीब हो। ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, कास्ट, वेल्थ और स्टेटस। ठीक है, सभी कोई जो लॉ है ना उसके आगे बराबर रहेगा। ठीक है, क्या लिखा है? एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, कास्ट, वेल्थ और स्टेटस इज सब्जेक्ट टू द सेम ऑर्डिनरी लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, सभी को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है क्रिमिनल लॉ के अंडर, है ना। और कहाँ पर इम्यूनिटी मिलती है इन लोगों को बताना। प्राइम मिनिस्टर को मिलती है नहीं मिलती है, फिर प्रेसिडेंट को मिलती है नहीं मिलती है, देख कर बताना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देख लेते हैं। ये क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ओरिजिन। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से आया था? 14th अमेंडमेंट से। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कहता है कि भाई इक्वली प्रोटेक्ट तो करे, लॉ जो है ना सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब जो लोग सेम से है ना उनको सेम तरीके से भाई आप ट्रीट करो। ऐसा मत करो कि भाई जो, फॉर एग्जांपल समझो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक रेस हो रही है जहाँ पर 5 लोग भाग रहे हैं। ठीक है, उसमें से 2 लोग जो है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्ट करना था लॉ को, तो उसने क्या किया? भाई ठीक है, सबको साथ में भगा देते हैं, सबको कहते हैं ठीक है सबको रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब उसमें एक आदमी जो है ब्लाइंड है, दूसरा आदमी जिसका एक पैर ठीक नहीं है। ठीक है, कोई डिफेक्ट है पैर में या फिर कुछ दिक्कत हो गई है पैर में, तो क्या ये बाकी 3 के बराबर आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। भले आपने इनको चांस दे दिया, हर चीज़ फेयर कर रहे हो, लेकिन ये फेयरनेस नहीं हुई। अगर ब्लाइंड इंसान को की रेस करानी है तो सारे ब्लाइंड होने चाहिए, या फिर अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो सारे डिसेबल्ड होने चाहिए, तभी तो हो पाएगा, है ना। इसे देखते हो पैरा ओलंपिक्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ पैरा ओलंपियंस ही आते हैं, है ना। नहीं तो ऐसे तो कोई नॉर्मल आदमी आ जाएगा तो वो जीत जाएगा, है ना। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बात तो यही है ना, क्योंकि वो लोग सब लोग इक्वल नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, इट डज़ नॉट मीन दैट अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। वही चीज़ जो कह दिया। अब यहाँ से क्या राइज होता है भाई? एफर्मेटिव एक्शन जो देखते हैं अपन, रिजर्वेशन वगैरह, वो यहीं से तो राइज होता है। ठीक है, बस यही है इसका। फिर क्या है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड परमिसिबल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, क्या चीज़? रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए और परमिसिबल होना चाहिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। समझ लेते हैं। सिंस ऑल आर नॉट इक्वल इन सोसाइटी, देख लिया अपन ने पिछले वाले एग्जाम्पल में कि सबको इक्वल नहीं है ना, इसलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ की जाती है जिससे कि इक्विटी प्रमोट हो। अभी रेस वाले एग्जाम्पल में देखा ना कि भाई क्लासीफाई कर दो लोगों को, वल्नरेबल सेक्शंस को अलग कर दो, है ना, डिसेबल्स को अलग कर दो या वुमेंस को अलग कर दो, जिससे कि ऐसा एक तो क्लासिफिकेशन पहले तो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
दूसरा ये प्रमोट करता है इक्विटी, अगर अच्छे से बेसिक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो, ठीक है, एक माइंडफुली थॉटफुली वो डिसीजन लेकर क्लासिफिकेशन किया गया है तो, है ना। अभी इसके लिए ना कुछ 2 टेस्ट हैं जो कि इस लक्ष्मी खांडसरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में दिए गए थे। पहला, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब देयर मस्ट बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन रियल एंड सब्सटेंशियल बिटवीन दोज ग्रुप टुगेदर एंड दोज लेफ्ट आउट, ठीक है। दूसरा है रेशनल नेक्सस टेस्ट, द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रेशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द लॉ। पहला देख लेते हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दोनों तो पढ़ लिए है ना, लेकिन मतलब क्या है इन चीज़ का, सिर्फ पीडीएफ रीडिंग थोड़ी करने हैं। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई इंसान दिमाग लगाए, ठीक है, अगर कोई इंसान दिमाग लगाए तो वो क्या चीज़ देखेगा कि भाई महिलाएं और आदमी अलग हैं, महिलाओं को काफ़ी समय से सप्रेस किया गया, या फिर SC STs और जनरल जो है अलग हैं, ठीक है, तो उनको भी काफ़ी समय से प्रताड़ित किया गया। तो इन लोगों को एक अलग तरीके से कैटेगराइज करके हमें कुछ रिजर्वेशन, ठीक है, या फिर कोई एफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग लेफ्ट आउट थे एक समय पर, जैसे STs के लिए हम लोग अलग लॉ बनाए हुए हैं, है ना, SCs के लिए अलग लॉ है, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन पैटर्न अलग है। तो इससे क्या होता है कि भाई आपने रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर लिया पहले, अब इनको बाकियों के समान, जो लोग लेफ्ट आउट नहीं है उनके समान लाकर खड़ा करने की कोशिश करी है आपने, है ना। उनको समझ लो एक 5 फुट का आदमी है, एक 6 फुट का आदमी है, ठीक है, और वो जो एग्जाम देखते नहीं वो इमेज बनी आती है कि हो सके तो लगा दूंगा ये वाली इमेज कि भाई एक आदमी, 3 आदमी खड़े हैं और वो क्या बोलते हैं, अरे यार स्टेडियम में वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक 6 फुट का आदमी है, मस्त देख पा रहा है ना, और एक 5 फुट का आदमी है जो नहीं देख पा रहा है, उसकी हाइट नहीं पहुँच रही है उतनी देखने के लिए। तो अब क्या होगा, अगर बिना रीजनेबल क्लासिफिकेशन किए, बिना इंटेलिजिबल डिफरेंशियल लगाए, कुछ भी लगाए, हम सिर्फ इक्वालिटी कर दें तो क्या है, दोनों को 2-2 फुट बढ़ा देंगे, ठीक है, कि भाई दोनों लोग 2-2 चेयर ले लो, उसके ऊपर चढ़ के देख लो, ठीक है। लेकिन ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि 6 फुट वाला तो देख ही पा रहा है भाई, क्यों रिसोर्सेज ख़राब करें ऐसे, है ना। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, 5 फुट वाले के लिए 1 फुट बढ़ा देंगे, बस। समझ रहे हो बात को? यहाँ लगा देता हूँ, एक इमेज लगा दूंगा तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा अच्छे से। फिर है रेशनल नेक्सस टेस्ट, मतलब एक रेशनल रिलेशन होना चाहिए किस चीज़ के बीच में, जो हम चीज़ जो हमारा एम है उसको पाने के लिए, दूसरा किसके ज़रिए पा रहे हैं, एक लॉ के ज़रिए पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि भाई जो वल्नरेबल सेक्शन है ना वो पढ़ाई करे, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि भाई वल्नरेबल सेक्शंस में ना अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और इनका प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब काम अच्छे से करें लोग, इन लोगों के पास भी एम्प्लॉयमेंट रहे। तो कैसे होगा, पहला या एक एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर दो, दूसरा जहाँ पर भी जॉब्स हैं उनको क्या कर दो, एक वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो। 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके लिए सरकार ने एक लॉ बना दिया है, क्या करने के लिए, सेम चीज़ कि भाई एजुकेशन स्कूल्स में भी इनको कुछ वो दे दो, रिजर्वेशन दे दो, और जॉब्स में भी कुछ रिजर्वेशन दे दो। क्या सरकार ये कर सकती है कि गाड़ी खरीदने में इनको रिजर्वेशन दे दे? नहीं कर सकती ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रेशनल नेक्सस नहीं है भाई, एक लिंक नहीं हो रहा। सामने दिखने वाला एक बुद्धिजीवी आदमी ये लिंक बनाएगा ही नहीं कि भाई गाड़ी और एजुकेशन में फ़र्क क्या है ना, फ़र्क क्या रहा हूँ, लिंक क्या है ना। तो यही चीज़ें हैं बस। बाकी लैंडमार्क जजमेंट पढ़ लेते हैं, जो कि 2 लिखी हुई हैं, तुम लोग खुद ही याद कर लोगे, इसे बताने लायक कुछ है नहीं। देख लेते हैं रिलेशन विद अदर आर्टिकल्स 15, 16, 17, 18, बाकी 4 आर्टिकल बचे हैं। ये तो लिखे ही हुए हैं कि जो आर्टिकल 14 है, ठीक है, मेनली सुनो, आर्टिकल 14 क्या है, बेस प्रोवाइड कर रहा है बाकी आर्टिकल्स के लिए। बाकी कौन से आर्टिकल, जो राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बेस प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, ये एक जनरल प्रिंसिपल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिक नहीं होगा, ठीक। आर्टिकल 14 जो है ना, किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिक नहीं है, वो एक जनरल प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। और जो 15, 16, 17, 18 है ना, वो क्या है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। ये आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, 15, 16, 17, 18 किस किस बारे में बात करते हैं। भाई जुडिशियल इवोल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन देख लो कि EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का केस है। इसमें आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस क्या है, वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। मतलब क्या कह रहा है, कहना क्या चाहते हो भाई, ये वाला हिसाब है यहाँ पर कि भाई आर्टिकल 14 जो है, ठीक है, वो किस चीज़ को रोकता है, किस चीज़ को रोकता है भाई, आर्बिट्रेरीनेस को रोकता है। कैसे रोकता है
कि भाई इक्वालिटी के अगेंस्ट कोई चीज़ आ रही है तो उस लॉ को ख़त्म कर दो। आर्टिकल 13 के तहत जुडिशल रिव्यू की पावर है ना, तो देखते हो इसलिए जब जुडिशरी कोई भी एक बहुत बड़ा ही समझ लो बहुत तगड़ा कोई जजमेंट दे रही है ना, तो उसमें 19, 14 और 21 का लिंक बताते हुए देती है कोई भी। ऐसी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसे ही पढ़ लेना, कि एक्सपेंड कर दिया था आर्टिकल 14 को कि भाई जो लॉज होने चाहिए फेयर जस्ट होने चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होने चाहिए। लिंक किया था किससे? 21 से। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार और जगहों पे भी लिंक कर रखा है। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, फिर सिग्निफिकेंस देख लेंगे, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई जुडिशियल सब्जेक्टिविटी है, वो तो हर जगह रहेगी, है ना, कोई सा भी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बात है भाई, इंटरप्रेट करना है किसी चीज़ को, तो हर और इन सामने वाला इंटरप्रेट करने वाला भी तो इंसान ही है, तो क्या आ जाएगा? बायसनेस आ जाएगा, है ना, कि भाई जो कोर्ट है कई बार एक्सपेंड कर सकेंगी, कई बार रेस्ट्रिक्ट कर सकेंगी, और ये जज बाय जज भी रहता है। कोई जज होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं किसी भी डेफिनेशन को, कोई जज होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक अप्लाई करते हैं, तो सब्जेक्टिविटी तो आएगी। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट विद रिजर्वेशन, ऊपर देख लिया, मैंने तो जस्टिफाई कर दिया ऊपर रिजर्वेशन को, नहीं कई लोग होते हैं कि भाई आर्ग्यू करते हैं कि एफर्मेटिव एक्शंस ना ये डाइल्यूट करते हैं इक्वालिटी को, और एक तरीके से करते भी अगर हम उस साइड से सोचे तो, है ना, जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है उसकी साइड से सोचेंगे तो रिजर्वेशन अच्छा है, जिसको नहीं मिल रहा है, ऐसे मुझे नहीं मिला तो मैं क्या बोलूँगा, बेकार चीज़ है। बस यही है। फिर सिग्निफिकेंस तुम लोग पढ़ ही लोगे कि इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, ये तो कहीं पर भी डाल सकते हो तुम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, 20 में भी डाल दो, 21 में भी डाल दो, 22 में भी डाल दो कोई 20, 21, 22 मतलब आर्टिकल 20, 21, 22, ठीक है। बैलेंस करता है फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट विद सब्सटेंटिव इक्वालिटी, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। सही बात है, देख लिया आपने ऊपर एग्जाम्पल वगैरह, ठीक। चलो अब क्या करो, प्रीवियस ईयर निकाल लो यार अपने अपने, और मॉक पेपर हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, इस कंटेंट को उसके अंदर डालने की कोशिश कर देना, ठीक है। चलो बाय।